हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम करण बंसल है। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में अरिस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो सडनली एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें उसने स्टडी किया कि जब एक वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो ऐसा उसने कैसे पता लगाया? उसने एक करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक कंपास नीडल को प्लेस कर दिया और उसने देखा कि जब करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है तो जो मैग्नेटिक कंपास है उसका जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ रोटेट कर जाता है। सो इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। अगर उसने फिर देखा कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ, कि मान लो करंट जो है वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन होगी नॉर्थ पोल की वो ईस्ट की तरफ हो रही है। तो उसने यहाँ से एक रूल बनाया जिसको हम स्नो रूल बोलते हैं। स्नो रूल का क्या मीनिंग है कि जब भी करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो जो मैग्नेटिक कंपास है उसका जो नॉर्थ पोल है इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट एंड वाइस वर्सा क्या होगा कि अगर हमारे पास जो करंट है वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो जो मैग्नेटिक कंपास है उसका जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट की तरह रिफ्लेक्ट करेगा। So this is called snow rule, SNOW। एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस होती है किसके अराउंड? मैग्नेट के अराउंड और द करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स को महसूस किया जा सकता है। और इसका जो सिंबल होता है दैट इज वी वेक्टर एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एंड इसके जो एसआई यूनिट है दैट इज टेस्ला एंड सीजी यूनिट आर गॉस। And the relation between Tesla and Gauss is 1 Tesla is equal to 10 raised to power 4 Gauss. So next है हमारे पास force on moving charge in a magnetic field। कि हमारे पास एक moving charge है which is moving with the velocity v, and this velocity vector makes an angle theta with the magnetic field v vector, and it means the velocity has two components, that is v cos theta in the direction of magnetic field and v sin theta in the direction of perpendicular to the magnetic field. So the force experienced by the moving charge when placed in the magnetic field is directly proportional to the magnitude of charge and directly proportional to the component of velocity acting perpendicular to the direction of magnetic field। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा है? v sin थीटा। तो जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा and it is also directly proportional to the magnitude of applied magnetic field set. So F is directly proportional to V. So on combining these factors, F is directly proportional to Q V sin theta into B. So here is a constant sign K which is found to be 1. So F is equal to Q V V sin theta, and in vector form F vector is equal to Q V vector cross B vector. This is a velocity is vector quantity, magnetic field is vector quantity, and the output, the force is also a vector quantity. It means it has direction as well as magnitude. So magnitude is given by F is equal to QVB sin theta, and its direction is given by using your right hand rule. So right hand rule क्या है कि आपने अपने राइट हैंड और उसका जो पाम है, फिंगर्स को आपने वेलोसिटी वेक्टर की तरफ रखना है और उस फिंगर को आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ रोटेट करवाना है। जो आपका थंब होगा वो थंब आपको इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बताएगा।
बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। एंड अगर हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग होगी। बट अगर हमारे पास चार्ज नेगेटिव है तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। So it means if v vector and b vector are in the plane of paper, then according to right hand rule, the direction of force on positive charge particle will be perpendicular to the plane of paper and it will be acted upward. And if the charge will be negative, then it will be perpendicular to the plane of paper and downward. So as shown in figure. So now there is Boyle-Savitz's law, which is very important. So it states that कि हमारे पास कोई भी वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट कैरिंग वायर के अराउंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है, और वो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमको वायर-सेविट्स लॉ के बारे से पता चलता है। लेट अस सपोज हमारे पास P जो है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो इस करंट कैरिंग वायर के कुछ पास में पड़ा है, और इस वायर का हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी जो लेंथ है वो dl है, और उस एलिमेंट का उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो डिस्टेंस है दिस इज r, एंड द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड dl वेक्टर इज थीटा। देन अकॉर्डिंग टू Boyle-Savitz's law, the small magnetic field due to the current element is directly proportional to the magnitude of current, and it also directly proportional to the length of element, and it is also directly proportional to sine theta and inversely proportional to r square. On combining these factors, dB is directly proportional to ideal sine theta by r square, and there is a constant sine k, and it depends upon two factors. One is system of units and second is the medium between the current element and the observation point. And in SI units, K is equal to mu naught by 4 pi, and in CGL unit K is equal to 1, where mu naught is absolute magnetic permeability of free space and its value is 4 pi to 10 raised to power minus 7 Weber per ampere per meter. So the formula will be dB is equal to mu naught by 4 pi ideal sine theta by r square, and in CGL units dB is equal to ideal sine theta by r square, and in vector form dB is equal to mu naught by 4 pi I into dl vector cross r vector by r cube. The direction of magnetic field is given by right hand rule. So place your thumb in the direction of current, then your curl finger will represent the direction of magnetic field. Here the dB is directly proportional to the dl vector and it also perpendicular to the r vector. So if the observation point lies right of your current carrying wire, then the magnetic field will be inward. So here there will be a cross, and if the observation point lies right of your current carrying wire, then the magnetic field will be outward. So here there is a dot. So there are some important points. dB is directly proportional to ideal vector and it is also perpendicular to r vector. And if theta is 0 degree, it means the point P, observation point, lies on the axis of linear conductor carrying current, that is on the wire carrying current, then the magnetic field will be 0.
It means there is no magnetic field induction at any point on the thin linear current carrying conductor. And if theta is 90 degree, that is the point P lies at a perpendicular position with respect to current element, then the dB is equal to mu naught by 4 pi IDL by R square, which is maximum. It means the magnetic field will be maximum when the theta is 90 degree. Here is some conceptual question. So current of 5 ampere is flowing from south to north in a straight wire. Find the magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at a point 1 meter northeast from the piece of wire. So let us suppose the current is flowing 5 ampere from south to north, and there is a piece of wire of length 1 centimeter, that is DL. Here the DL is 1 centimeter and I is equal to 5 ampere, and the observation point lies at 1 meter in northeast. It means we have given R. R is 1 meter and this angle is 45 degree. So it means theta is equal to 45 degree. So the magnetic field is given by mu naught by 4 pi I dl sine theta by r square. So this is 10 raised to power minus 7 and I is 5 and dl is 1 centimeter. So in SI unit it is 10 raised to power minus 2 and sine of 45 degree by r 1 square. The result will be 5 into 10 raised to power minus 9 into 1 by under root 2, that is 3.54 into 10 raised to power minus 9, and the unit of magnetic field is Tesla. And here using your right hand the magnetic field is vertical downward. So the direction is vertical down, that is into the plane of paper, into the plane of answer. आगे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लेट कंडक्टर कैरिंग करंट है. हमारे पास एक्स वाई एक कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और बी पॉइंट हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. हमने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया डीएल, तो इसके सेंटर से एल डिस्टेंस दूर है और जो ए है is the perpendicular distance from the wire, then you can say the CP is equal to A and this distance OP is equal to R, and the angle between DL vector and R vector is theta. Let us suppose this angle is phi. So clearly integral OCP theta plus phi is equal to 90 degree, then theta is equal to 90 minus phi. So takes sine on both sides. Sine theta is equal to cos phi. And due to a small element, magnetic field is denoted by 4 pi I dl sine theta by
as dl, sin theta and r, they all are variable for the whole wire. So we have to change these three variables into one variable. So sin theta is equal to cos phi, and in same triangle OCP, cos phi is equal to a by r. R is equal to a by cos phi, that is a secant phi, and tan phi is equal to tan phi. Tan phi is equal to perpendicular by base. So L by A. So L is equal to A tan phi. So on differentiation, so dl is equal to A secant square phi d phi. We will put all values. So dl is equal to A secant square phi d phi, and sin theta is equal to cos phi, and this is A square secant square phi. I get for complete wire, so this will be phi 1 and this will be phi 2. And if this direction is positive, then this direction will be negative. So integrate within the limits minus phi 1 to phi 2. B will be integration of dB and the integration of cos phi is equal to sin phi. First we put the upper limit, so the result will be B equal to mu naught by 4 pi I by A sin phi 2 plus sin phi 1. There are some special cases. First is if the length of the conductor is infinite and the observation point lies near to the center of conductor. हमारे पास जो वायर है वो इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट और आपका जो पी पॉइंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लाई कर रहा है, और क्लियरली जो हमारे पास जो फाई टू एंड फाई वन, तो ये हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास फाई वन एंड फाई टू विल बी 90, और put values 90 degree, we get mu naught by 4 pi 2 I by A. So this is the final relation. So if the conductor is infinite but P point lies at one of the end, let us suppose at Y, so at Y, so the phi 1 will be 90 and phi 2 will be 0. So the magnetic will be mu naught by 4 pi I by A.
इट मीन जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डबल होता है एज कम्पेयर टू इट्स एंड्स। अगर हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी लेंथ फाइनाइट है, दैट इज एल, तुम्हारे पास जो फाई वन एंड फाई टू दे विल बी इक्वल, length is L and this angles are equal and this is A. This will be L by 2, sin phi will be L by 2 by under root of A square plus L by 2 whole square, also we get L upon under root of 4 A square plus L square, हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो वायर के ऊपर लाई कर रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आगे क्या है हमारे पास, एक वायर है जिसमें जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और हमने 10 सेंटीमीटर दूर राइट साइड मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, बाई ए। तो ये हमारे पास प्रूफ भी यहाँ पे किया हुआ है, हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और अगर यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाओगे और राइट हैंड रूल लगा के जो हमारे पास डायरेक्शन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, क्रॉस इनवर्ड। तो हमने स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, and that is given by right hand thumb rule. So place your right hand, हमने जो थंब है वो उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है और जो हमारे पास फिंगर्स हैं फिंगर्स हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो आगे हमारे पास है एक सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर में हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया जो जिसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल है और आर वेक्टर जो है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का एलिमेंट से डिस्टेंस है और उसमें एंगल कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास डी एल है और दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज ओ। So clearly mu naught by 4 pi I dl sin 90 by r square, mu naught by 4 pi I dl by r square। So टोटल के लिए क्या करेंगे हम, और टोटल इंटेग्रेट कर देंगे इसको। और dl की इंटेग्रेशन क्या होगी हमारे पास, कंप्लीट सर्कम्फ्रेंस, और कंप्लीट सर्कम्फ्रेंस हमारे पास क्या है 2 पाई आर। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई। सो इन जनरल हमारे पास रिजल्ट बनेगा, वो बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू अल्फा। सो व्हाट इज अल्फा, it is the angle subtended by the wire at the center। तो अगर हमारे पास हाफ वायर है, सेमी वायर है, तो हम एंगल कितना लेंगे वहां पे पाई,
और अगर हमारे पास इतना पार्ट है तो कितना एक्सेप्टेंट हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री नहीं लेना, हमने 5/2 लेना है। तो अल्फा सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया यहाँ पे, यूनिट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू अल्फा। एंड जो डायरेक्शन है, so डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो अगर हमारे पास जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। इनवर्ड मीन्स वहां पे हमारे पास साउथ पोल आ जाएगा। और अगर हमारे पास करंट क्या होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। एंड वहां पे पोल कौन सा है, नॉर्थ। हमारे पास क्वेश्चन है एक टाइटली बाउंड 100 टर्न्स कॉइल है, so it means number of turns are 100 and the radius is 10 centimeter. So 10 multiplies 10 into 10 is power minus 2 meters, so 10 is to power minus 1 meter and I is equal to 1 ampere. So हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट द सेंटर, so I by R into 2 pi at the center. So this is 10 is to power minus 7 and I is 1 and R is 10 raised to power minus 1 into 2 into pi, and for this is for each turn, this is for one turn, multiply with 100, so total क्या आ जाएगा हमारे पास 100 into 10 raised to power minus 7 into 2 pi into जो 10 हमारे पास नीचे वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 pi into 10 raised to power minus 4 टेस्ला। सो 2 pi कितना आएगा 6.28 into 10 raised to power minus 4 टेस्ला। नेक्स्ट हमारे पास ये एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल है और उसके एक्सिस में हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये जो कॉयल है इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज P एंड द डिस्टेंस इज x एंड द रेडियस ऑफ कॉयल इज R। तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया M पॉइंट के ऊपर। तो इस M की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, यूनिट बाई 4 पाई। हाँ जी, यहाँ पे करंट कितना है I, इसकी लेंथ कितनी है dl बाई डिस्टेंस कितना है, इट इज s एंड इस एलिमेंट r s में dl वेक्टर कह सकते हैं हम एंड s वेक्टर में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। So dv is equal to mu naught by 4 pi I dl by s and its direction is perpendicular to dl vector and that is along this direction ps। Similarly हमने इस एलिमेंट के डायमेट्रिकली एक ऑपोजिट एक एलिमेंट ले लिया, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज along pit। लेट अस सपोज जो मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल डायरेक्शन के साथ फाई एंगल बना रहा है, इस तरफ कितना में आएगा मैग्नेटिक फील्ड db cos फाई और सिमिलरली इस तरफ कितना आएगा db cos फाई और इस तरफ क्या होंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग द एक्सिस दोनों ये ऐड हो जाएंगे। इट मींस हर एक एलिमेंट का साइन पाई ऐड हो रहा है, तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टोटल
magnetic field, that is integration of dB sin phi. तो dB की वैल्यू हमारे पास है, और साइन फाई कितना होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. So perpendicular is r and the hypotenuse is s. I by s cube into r into dl. So I, ओके, s हमारे पास क्या है, s, s अगर हम देखें s होगा हमारे पास आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र पावर 1/2. सो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र पावर 3/2 एंड इंटू डीएल का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास 2 पाई आर. आंसर विल बी 1/4 पाई I into r by r square plus x square power 3/2 into 2 pi r. So this is the result, and the direction of magnetic field is along the axis of circular coil. हमारे पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, एक करंट 9 एम्पियर फ्लो कर रहा है और रेडियस हमारे पास जो है वो 10 सेंटीमीटर है. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की. तो ये जो वायर है, ये वायर किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में से पास कर रही है, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और सिमिलरली इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. तुम्हारे पास सिर्फ क्या आ रहा है, इतना ही पोर्शन आ रहा है, और जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है दैट इज क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज जब करंट होता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इनवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इनवर्ड. वहां पे साउथ पोल होता है हमारे पास, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I by R into alpha. So here म्यू नॉट by 4 pi into I is 9 by R is 10 into 10 raised to power minus 2 and alpha is pi by 3. So 10 raised to power minus 7 into 9 by 10 raised to power minus 1 pi by 3. So 3 pi into 10 raised to power minus 6. So this will be the answer. And it is a magnetic field is inward. बस क्या, अच्छा क्वेश्चन है ये. एक लॉन्ग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है एट पॉइंट ओ. तो अब देखो, जो सीडी कंडक्टर है, सीडी कंडक्टर, इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो जस्ट वही केस होगा ना कि एक एंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एक स्ट्रेट वायर की वजह से. हमारे पास स्ट्रेट वायर की वजह से एक एंड के ऊपर कितना आता है, बाय 4 पाई आई बाय ए. सो हमारे पास जो ए है यहाँ पे वो आर के बराबर है. तो सीडी कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर. और सिमिलरली हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है एफ जी की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेम. और ये हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा नॉट बाय 4 पाई पाई बाय आर इंटू पाई, क्योंकि जो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, पाई बन रहा है.
और जो इसकी डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल के साथ देंगे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, दिस इज डॉट एंड दिस इज ऑल्सो डॉट एंड दिस इज ऑल्सो डॉट। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा हम सभी को ऐड कर देंगे। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई प्लस इन, जो ही हमारे पास आंसर आएगा वो टेस्ला आएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड हो गया। थैंक यू सो मच।